संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले विंटर सेशन में 2010 में पार्टी की ओर से उठाया गया था और पूरे के पूरे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दे करके सरकार जितने घोटालों के लिए दोषी थी उन सब घोटालों पर बहस की मांग की और कहा कि जो सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है 2G स्कैम का, उसके बारे में सरकार अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाएगी तो हम और किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। परिणाम ये हुआ कि 2010 का विंटर सेशन पूरा का पूरा इस चर्चा के अलावा और किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सका और उसका परिणाम हुआ कि सरकार को मजबूर होकर के बजट सेशन से पहले 2011 का बजट सेशन फरवरी में शुरू होना था, उससे पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की घोषणा करनी पड़ी। मैं इस भूमिका को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं, अपने अनुभव के आधार पर सबको बताता हूं कि मैं 1950 में जब भारत का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ, तब से लेकर के भारत की राजनीति को बहुत निकट से देखता आया हूं, उसका विश्लेषण परीक्षण करता आया हूं और कह सकता हूं कि इस पूरे स्वतंत्र भारत के कार्यकाल में जो भी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं मैंने बहुत निकट से देखी है। 1951 में संविधान बनने के तुरंत बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया, भारतीय जनसंघ की स्थापना की और श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नानाजी देशमुख, ऐसे कई सारे कार्यकर्ता सब उस समय नौजवान थे, मेरे सहित भारतीय जनसंघ में सक्रिय हुए। मेरा सौभाग्य रहा कि हिंदुस्तान का पहला आम चुनाव नए संविधान के अधीन जब 1952 में हुआ, तब से लेकर के जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं और अधिकांश विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 2009 में लोकसभा का 15वां चुनाव हुआ और 15 के 15 चुनावों में मैंने भाग लिया है। किसी में पार्टी के कैंपेनर के नाते और अधिकांश में उम्मीदवार के नाते। और इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक सभी सरकारें मैंने देखी है, निकट से देखी है और कहते हुए मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की इज्जत करता था, उनका आदर करता था, उनको सम्मान पूर्वक देखता था कि अच्छे योग्य अधिकारी हैं, लेकिन आज मुझे कहने में दुख होता है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखी और वह भ्रष्टाचार
केवल मात्र कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। ये जो स्कैम्स हुए हैं, 2G स्कैम, ये जो स्कैम्स हुए हैं, बंबई का डिफेंस का लैंड था जो कि विधवाओं को दिया जाने वाला था, जो लोग कारगिल के युद्ध में शहीद हुए या कारगिल के युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवारों को दिया जाने वाला था, वह भूमि जब व्यक्तिगत रूप से लोगों ने अपने काम में लाई, इस प्रकार के जो जो कांड हुए, कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए दिल्ली में, मैं आपको कह सकता हूं कि इनसे भी ज्यादा मुझे कष्ट तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक समझौता किया अमेरिका से, जिसको न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहते हैं, आणविक समझौता। उस समय कम्युनिस्ट ब्लॉक यूपीए का हिस्सा था, कांग्रेस का जो अलायंस है उसका हिस्सा था, लेकिन कम्युनिस्टों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को कहा कि अगर आप अमेरिका से यह समझौता करेंगे तो कम्युनिस्ट ब्लॉक यूपीए में नहीं रहेगा, हम अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर लेंगे, इसके परिणाम आप सोच लीजिए। उन्होंने सोचा होगा, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भले विरोध करें, लेकिन हम अमेरिका से समझौता जरूर करेंगे। उन्होंने समझौता कर लिया और समझौता करते ही कम्युनिस्ट ब्लॉक ने यूपीए से अपने को विथड्रॉ किया और उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार मेजॉरिटी सरकार माइनॉरिटी सरकार बन गई, समर्थन नहीं रहा। इसके बाद जो उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी लोकतंत्रीय इतिहास में, लोकतंत्रीय देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। हिंदुस्तान की आज दुनिया भर में इज्जत है, तो इज्जत का एक प्रमुख कारण है कि जब हम आजाद हुए थे और हमने लोकतंत्र अपनाया था और हमने कहा था कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार भारत का शासन चलाएंगे, तो पश्चिम के विद्वानों ने बड़ी हमारी आलोचना की थी, मजाक उड़ाया था, कहा था कि जिस देश में लोग अशिक्षित हैं करोड़ों की संख्या में, पढ़े लिखे नहीं, अपना नाम तक लिख नहीं सकते, अगर किसी डॉक्यूमेंट पर, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हैं तो हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते और अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा लगाने वाले करोड़ों लोगों के देश को संसदीय लोकतंत्र कैसे बचेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? लेकिन आज 60 साल बाद सारी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि दैट इंडिया हैज हैड a vibrant, vigorous democracy which no other developing country of the world has. हमारी इज्जत इसके कारण थी, हमारा आदर इसके कारण था। मैं कभी सांसद के नाते विदेशों में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत में जहां पर इतने लोग अशिक्षित हैं, वहां पर लोकतंत्र सफल कैसे हुआ? मैं उनको समझाता हूं, मैं उनको कहता हूं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक दूसरे व्यू पॉइंट को आदर के साथ देखना, उसको सहिष्णुता के साथ देखना, उसको टॉलरेट करना जरूरी है। और मैं उनके समझ में आता है। लेकिन मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जिस दिन मनमोहन सिंह जी की सरकार की मेजॉरिटी चली गई, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस वोट को जीतने के लिए उन्होंने अपने सब लोगों को कहा, जितने भी कांग्रेस पार्टी के यूनिट्स थे, जितने भी मंत्री थे, जितने भी उनके सांसद थे, उनको कहा
कि ऑपोजिशन के एमपीज को खोजो, ढूंढो, पता लगाओ कि उनमें से कौन कौन बिकाऊ है, बिक सकता है, कीमत क्या है। 5 करोड़ कीमत हो, 10 करोड़ कीमत हो, 15 करोड़ कीमत हो, 20 करोड़ कीमत हो, कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है कि हम उनको दे सकते हैं, लेकिन उनको विश्वास दिलाना होगा कि वो वोट हमको देंगे, वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये 2006 की बात है। 2006 में ये घटना हुई जिसको कई बार लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं हुआ होगा जो उस दिन हुआ, जिस दिन 19 एमपीज ने जो ऑपोजिशन के थे, उन्होंने ऑपोजिशन को वोट न दे करके कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके विश्वास मत में जितवा दिया। हमारे 3 एमपी ऐसे थे कि जिनको भी अप्रोच किया गया और कहा गया कि आपको हम इतने करोड़ देने को तैयार हैं, आप हमको वोट दीजिए। उन 3 में एक शेड्यूल ट्राइब का था, 2 शेड्यूल कास्ट के थे। इन तीनों के बारे में उनकी कल्पना थी कि इनको हम इतने करोड़ देंगे तो वो मान ही जाएंगे, लेकिन वो ईमानदार थे, वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध थे। उनको जैसे ही किसी ने ऑफर किया तो उन्होंने आकर के पार्टी के लोगों को बताया और कहा कि ऐसा ऐसा ऑफर हमको आया है, हम क्या करें। तो उनको समझाया गया कि अगर वास्तव में वो देने को तैयार है तो अभी आप उनको कहिए अच्छी बात, हम लेंगे, आप दो हमको। और व्यवस्था की गई कि कोई टेलीविजन चैनल आकर के फोटो ले सब, और पूरी व्यवस्था की गई जिसको स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, वो सब किया गया। और उन तीनों लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर के, और उनको कहा गया कि वो करोड़ों रुपए लेकर के आप सीधे पार्लियामेंट आ जाओ और आके वो बंडल के बंडल करेंसी नोट के पार्लियामेंट के केंद्र में आकर के पटक दो। और उन्होंने ये साहसपूर्ण काम किया। वो करोड़ों रुपए अपने जेब में नहीं डाले, सीधे आकर के पार्लियामेंट के बीचों बीच रख करके सारी दुनिया, टेलीविजन चैनल्स वो सब देख रहे थे। और इतना बड़ा भयंकर बेईमानी का कांड सरकार का, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है कांग्रेस पार्टी में जो उससे अपने को अछूता माने, क्योंकि उन्होंने सबका उपयोग किया, अपने अलाइंस का उपयोग किया, सबका उपयोग किया, लेकिन कहा कि हम हर हालत में जीतेंगे। बेशर्मी इतनी साधारणतः कोई अगर रिश्वत देता है तो चुपके से देता है, चोरी छुपे देता है, लेकिन अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड था कि न्यूक्लियर डील होना चाहिए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसीलिए वो इनसे पूछा कि भाई अब तो तुम्हारी माइनॉरिटी हो गई, मेजॉरिटी चली गई, क्या होगा। इन्होंने अमेरिकन को कहा कि फिक्र मत करो। अमेरिकन एम्बेसी के एक सीनियर ऑफिशियल को ले गए, वो एक कांग्रेस एमपी के घर पर, एक प्रमुख कांग्रेस एमपी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके घर पर ले गए और जाकर के दिखाए कि 2 बड़े बड़े बक्से रखे हैं और वो भरे हुए हैं करेंसी नोट से। उसमें 100 के, 500 के, 1000 के ढेरों नोट पड़े थे। और कहा कि ये हमारे पास करोड़ों रुपए है, जितने हमको वोट खरीदने होंगे खरीद लेंगे, फिक्र की मत बात करो, कोई चिंता मत करो, हमारी सरकार को गिरा नहीं सकता कोई, और हम जीत जाएंगे और हमारा समझौता बना रहेगा। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई बेईमानी करे और बेईमानी को इस प्रकार से फ्लॉन्ट करे, उसका प्रदर्शन करे, अमेरिका को दिखाए कि हम देखो ये कर रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम बड़ा स्कैम होगा, लेकिन इस कैश फॉर वोट स्कैम से बड़ा कोई स्कैम नहीं।
सबसे बड़ा स्कैम। और इसीलिए मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इस बार का मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का 8 सितंबर को खत्म होने वाला था और 6 सितंबर को इस सरकार ने, जिस सरकार ने हमारे एमपीज को खरीदने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो खरीद नहीं सके और उन्होंने पैसा जेब में न रख करके पार्लियामेंट में आकर के पटक दिया, तो उन 2 पूर्व एमपीज को, एक शेड्यूल कास्ट का, एक दलित, दोनों को जेल में भेज दिया, तिहाड़ जेल में भेज दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा इस यात्रा की भूमिका समझाने के लिए कि सितंबर के आरंभ तक मेरे मन में तनिक भर भी विचार नहीं था कि मैं अभी फिर से एक लंबी यात्रा फिर से करूं। 5 यात्राएं मैं अपने जीवन में कर चुका हूं और उन यात्राओं से हमेशा मैं सीखा हूं कि यात्रा के माध्यम से जितना जनसंपर्क हो सकता है और किसी रास्ते से नहीं हो सकता। इसीलिए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था अभी 6 तारीख को जब 6 शाम को और मेरे इन 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में भेज दिया, तो मुझे वास्तव में गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। और उसके अगले दिन तो एक बम विस्फोट हुआ था दिल्ली में, इसीलिए उस इशू को उठा नहीं सके, बम विस्फोट की चर्चा हुई। लेकिन 8 तारीख को आखिरी दिन था पार्लियामेंट के सेशन का, मॉनसून सेशन का, तो 8 तारीख को मैंने स्पीकर से अनुमति लेकर के केवल 3 मिनट का भाषण दिया, केवल 3 मिनट। मैंने कहा कि दुनिया भर में जो भी भ्रष्टाचार को इस प्रकार से उसका पर्दाफाश करता है, जैसा मेरे एमपीज ने किया, उसको विसिल ब्लोअर कहा जाता है, उसको उसकी तारीफ की जाती है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कानून बने हुए हैं जिन कानूनों का नाम है विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन लॉ, विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देना। और हमारे देश में भी हमारी सरकार ने ऐसा एक कानून तैयार किया है। अभी कानून बना नहीं है, लेकिन बिल तैयार हो गया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इस समय जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो उस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे दिल्ली में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पृथ्वीराज चौहान ने, उन्होंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है और एक स्टैंडिंग कमेटी उसको एग्जामिन कर रही है। और बावजूद इसके आपने 2 लोगों को जेल में भेज दिया। मैं उस समय लीडर था इनका, मुझे पता था ये करने वाले हैं, मैं जानता था कि इनको पैसा मिल रहा है और ये पैसा अपने घर में नहीं ले जाएंगे, ये आकर के पार्लियामेंट में पटक देंगे, स्पीकर को दे देंगे, ले लो तुम, मुझे न, हमको नहीं चाहिए, हम अपनी पार्टी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। और उसके कारण आपने उनको जेल में भेज दिया। उस समय सदन में जब मैं बोल रहा था, मैंने जो कहा 3 मिनट में बोलूंगा, तो उन 3 मिनट में मैंने देखा मेरे सामने प्रणब मुखर्जी बैठे हैं, सदन के नेता है, फाइनेंस मिनिस्टर है, दूसरी तरफ दूसरे कोने में चिदम्बरम जी बैठे थे, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। मैंने कहा कि मैं समझता हूं कि हमारे इन 2-3 मेंबरों ने लोकतंत्र की महान सेवा की है, जिस प्रकार से उन्होंने पैसा खुद न रख करके और आकर के 19 मेंबरों ने खा लिया होगा पैसा, 19 मेंबर ने पैसा खा करके और अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करके तुमको वोट दे दिया होगा, आपको जितवा दिया होगा। लेकिन मेरे 3 एमपीज ने महान सेवा की है लोकतंत्र की, जो काम किया है। लेकिन आपकी नजरों में अगर वो अपराधी हैं और उनको जेल भेजने लायक हैं, तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, स्पीकर, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूं जो मंत्री सरकार में बड़े मंत्री हैं, कि मैं उनसे बड़ा अपराधी हूं, मैं उनसे बड़ा गुनहगार हूं, मुझे आप तिहाड़ जेल में भेज दीजिए।
मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह दिन था जिस दिन अचानक मेरे मन में आया, क्योंकि बाकी सब साथियों ने कहा कि आज लास्ट डे है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एड्रेस करिए। मैंने कहा मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन मन में मैंने तय किया है कि मैं इसके बाद पूरे देश का भ्रमण करके यह सारी बातें भ्रष्टाचार के संदर्भ की, और एक और बात है जिसका मैं उल्लेख करूंगा कि देश को महान बनाना है, उसके लिए जितने संसाधन चाहिए हमको मिल सकते हैं अगर हम विदेशों की बैंकों में जो काला धन पड़ा हुआ है भारत का, उसको वापस ले आए। मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करूंगा तो मैं एक ही बात घोषित करूंगा कि मैं लगातार अगले सेशन से पहले लगातार एक लंबी यात्रा करूंगा, जन चेतना जगाने के लिए, लोगों में भावना जगाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने घोषणा की और सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे मन में दूसरी बात भी थी, और वो दूसरी बात आपको समझनी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं उसका। मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को 3 साल पहले पत्र लिखा था, क्योंकि इस बात की जानकारी तो हम जब से लेकर के पार्लियामेंट में आए, जब से लेकर के टैक्सेशन के बारे में कुछ समझने लगे, सबको पता था कि हिंदुस्तान में बहुत साल तक इतना टैक्सेशन था कि बहुत सारे लोग कर चोरी करते थे, टैक्स नहीं देते थे, और टैक्स न दे करके जो पैसा जमा होता था उसको ब्लैक मनी कहा जाता था। दुनिया के बाकी देशों में डर्टी मनी कहा जाता है, और वो डर्टी मनी अपने यहां के बैंकों में नहीं रखते थे, स्विट्जरलैंड की बैंकों में रखते थे। स्विट्जरलैंड की बैंक में कोई जाकर के अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, मैं आपके यहां जमा कराना चाहता हूं, तो वो उनसे ये नहीं पूछते कि 500 करोड़ कहां से लाए हो, आर दे लीगली अर्नड और आर दे इलीगल, आर दे मनी अर्नड आउट ऑफ करप्शन, आर दे दिस मनी out of any wrongdoing, any illegal work, कोई नहीं पूछता। रखो, हम सरकार में रहे हैं, हम कभी कभी इन बैंकों से पूछते थे कि कौन कौन है भारत के जो आपके यहां पर जमा करवाते हैं, वो कहते हम नहीं बताएंगे। बैंकिंग सीक्रेसी के हमारे लॉज हैं, उसमें हस्तक्षेप करने वाले आप कौन हैं। यह स्थिति थी आज से 2-3 साल पहले तक की। 3 साल पहले जब से लेकर के अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि बहुत सारे पश्चिमी देश, उनके यहां पर आर्थिक संकट पैदा हुआ, तब से लेकर के उन्होंने तय किया कि हम स्विट्जरलैंड की बैंकों को यह करने की इजाजत नहीं दे सकते। स्विट्जरलैंड की बैंकों में कोई अमेरिकन जाकर के पैसा जमा करवाए और उसको कोई पूछे ही नहीं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने दबाव लाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करवाया, विच इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, एंड दिस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज ऑल्सो अगेंस्ट ब्लैक मनी, डर्टी मनी। और उस प्रस्ताव के कारण धीरे धीरे करके स्विट्जरलैंड की बैंक्स और वैसी जो और बैंक्स हैं उन पर प्रेशर पड़ा। आपको सुनकर के खुशी होगी कि इस साल इन द ईयर 2011 द स्विस पार्लियामेंट हैज पास्ड अ लॉ which is described as Restitution of Illicit Assets Act. Restitution of Illicit Assets Act. बेईमानी की पूंजी उसको वापस देने का कानून
माने वापस उस देश को दो जहां से वो आया है। ये कानून उन्होंने पास किया है। ऐसे कानून पास हुए हैं। 3 साल से मैं इस विषय में प्रधानमंत्री को पत्र लिखता आया हूं कि आप कुछ करिए इसके बारे में, कि दुनिया भर के लोगों ने जितना पैसा स्विस बैंक्स में जमा किया है वो सब मिलाया जाए तो भारत का पैसा उससे ज्यादा है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक टास्क फोर्स इस पर तैयार किया, 4 लोगों का टास्क फोर्स, और उनके अध्यक्ष इसी बेंगलोर के प्रोफेसर वैद्यनाथन को हमने उसका अध्यक्ष बना करके, और उन्होंने जो हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अनुमान है, गलती हो सकती है लेकिन अनुमान है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारत का जो धन जमा है वो 25 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़। आप अब तक जो स्कैंडल सुनते रहे हैं उसमें सबसे बड़ा स्कैंडल तो है 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसके लिए CAG ने कहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कि देश को कितना नुकसान हुआ है तो 1,76,000 करोड़ इतना नुकसान हुआ है। एंड दैट इज द बिगेस्ट अमाउंट हर्ड। यहां पर अगर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूंगा कि जरा लिखो 1,76,000 करोड़ कितने डिजिट्स होंगे तो गिनती करना पड़ेगा। 1,76,000 crores, which is less than 2 lakh crores. This is less than 2 lakh crores. But the Indian wealth in Swiss banks is 25 lakh crores. You just imagine. मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य है, एक तो गुड गवर्नेंस कैनॉट कोएग्जिस्ट विथ करप्शन। अच्छी सरकार चाहिए तो करप्शन नहीं चलेगा। और ये बात मैं केवल कांग्रेस के लिए नहीं कहता हूं, मैं अपने लिए भी कहता हूं, और मैंने सार्वजनिक रूप से कही। मैंने सार्वजनिक रूप से, अगर आप उस दिन थे जिस दिन मैं यहां पर पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन करने आया था, जगन्नाथ भवन का उद्घाटन करने आया था, दिस वॉज इन अप्रैल, लास्ट अप्रैल में। द चीफ मिनिस्टर टेल्स मी इट वॉज ऑन द 28th of April। मैं तब आया था और तब मैंने सबको कहा था, मैं कभी कन्फाइन नहीं करता हूं। सार्वजनिक जीवन में मैं जब से आया हूं मैं कहता हूं कि मैं अगर सरकार के किसी दोष के बारे में बोलूंगा, कांग्रेस के किसी दोष के बारे में बोलूंगा, तो उस दोष को मैं अपने यहां पर भी स्वीकार नहीं करूंगा। और हां, ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको कोई केवल आरोप लगाए, उसके कारण आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता। तो मैं सब देशभक्तों का आदर करते हुए मैं मानता हूं कि उनके कारण, उनकी कुर्बानियों के कारण, उनकी तपस्या के कारण महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा जी, इन सब के परिश्रम के कारण, तपस्या के कारण भारत को स्वराज्य मिला। लेकिन जिन लोगों ने राज संभाला वे उस स्वराज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके, सुशासन में नहीं बदल सके। और इसीलिए मैंने तब उस यात्रा में देश को वचन दिया कि हमको जहां जहां पर शासन मिलेगा हम सुशासन देंगे, ईमानदार शासन देंगे, अच्छा शासन देंगे। और मुझे खुशी है कि यह बात मैंने 97 में कही, 97 में कही। 59 दिन की मेरी यात्रा, लॉन्गेस्ट यात्रा ऑफ माइन,
और अगले ही साल 98 में हमको सरकार मिली कि केंद्र में मिली, किसी और पार्टी को नहीं मिली, हमको ही मिली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने और 6 साल जैसा उन्होंने राज किया, एक प्रकार का मॉडल गवर्नमेंट दिया हिंदुस्तान को। गर्व होता है, खुशी होती है कि मैं भी उस सरकार में था, उनके सहयोगी के नाते मैंने काम किया। आज भी अनेक सरकारें हैं जहां हमारा काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मैं नाम नहीं लेता हूं, गिनती नहीं करता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के मन में यह संकल्प है कि भाई ईमानदारी से काम करेंगे। अगर कोई कमी रहेगी तो उसको ठीक करेंगे, करेक्टिव अप्लाई करेंगे, संकोच नहीं करेंगे, अदालत का आदर करेंगे हमेशा। ऐसे नहीं कि 4-4 महीने 6-6 महीने कहते हैं कि देखो हमने भारत को ट्रांसपेरेंसी दी गवर्नमेंट में ATI एक्ट पास करके, RTI एक्ट पास करके। अच्छा किया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन अचानक RTI एक्ट के कारण एक किसी ने सवाल पूछ लिया और एक्सपोजर हो गया कि 2G स्कैम में वित्त मंत्री का एक व्यू है और गृह मंत्री का दूसरा व्यू है और आपस में कितना मतभेद है, और सामने आ गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि द RTI एक्ट नीड्स अ क्रिटिकल सेकंड लुक। क्यों भाई? अभी तक तो उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन जब एक्सपोजर हो जाता है कि सरकार के भीतर कोई सिविल वॉर चल रही है तो कहते हैं कि क्रिटिकल सेकंड लुक चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो तमिलनाडु में था, मैंने कहा कि अगर कोई भी करप्शन करता है तो मुझे कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन क्या खाली DMK के लोग ही हैं कि जिन्होंने 2G स्कैम में हिस्सा लिया? कांग्रेस का कोई नहीं। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने नाम बताया है कि इनसे स्वीकृति हुई, पब्लिकली नाम आए हैं, अखबारों में छपे हैं, चिट्ठियां छपी हैं, लेटर्स हैव बीन पब्लिश्ड। उसके बाद भी अकेले केवल एक पार्टी को चांद करके उसकी छुट्टी कर दी? नहीं चलेगा। मैंने कहा कि इसीलिए ये मत कहो कि हम अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका कारण है कि कोएलिशन धर्म निभा रहे हैं। कोएलिशन धर्म नहीं है। कोएलिशन धर्म जो है वो नीति के बारे में नहीं कोई देता छुट्टी, बेईमानी के बारे में छुट्टी नहीं देता। कोएलिशन धर्म के कारण नीति का अपनाया नहीं जा सकता। मैं लोगों को बताता हूं कि अगर कोएलिशन धर्म की मर्यादा न होती तो तेलंगाना हम तब बना देते जब हमने छत्तीसगढ़ बनाया, जब हमने झारखंड बनाया, जब हमने उत्तराखंड बनाया। उन 3 के साथ हम तेलंगाना भी बना लेते, लेकिन हमारे एक अलायंस पार्टनर थे वहां पर जो तेलंगाना के पक्ष में नहीं थे। नीति के बारे में मर्यादा रहती है, ईमानदारी के बारे में, इंटेग्रिटी के बारे में मर्यादा नहीं रहती कोएलिशन की। इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये पैसे अगर 25 लाख करोड़ वापस आ जाए और उनको पूरा का पूरा गांव में इन्वेस्ट किया जाए, बेंगलोर में नहीं। बेंगलोर बहुत सुंदर शहर है, अच्छा शहर है, और भी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन देश का विकास करना है, उद्धार करना है, तो हिंदुस्तान में 6 लाख गांवों में जो स्थिति है वो अभी भी बहुत दयनीय है। मैं चाहता हूं कि 25 लाख करोड़ पूरे के पूरे 6 लाख गांवों में इन्वेस्ट होनी चाहिए, और अगर ये इन्वेस्ट हो जाए, पैसे आ जाएं, तो मुझे विश्वास है कि इन 6 लाख में से एक गांव भी ऐसा नहीं बचेगा कि जहां पर बिजली न हो, अच्छा पीने का पानी न हो, अच्छी सड़क न हो, एक किसान को अपने खेत के लिए पानी उपलब्ध न हो,
एक भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां पर अच्छा बढ़िया विद्यालय न हो, अच्छा बढ़िया डिस्पेंसरी न हो, हॉस्पिटल न हो। हर गांव में ये सारी चीजें आ जाएंगी और ग्रामीण भारत समृद्ध हो जाएगा। मैं 3 नारे दूंगा, उनका आप उत्तर दीजिए तो उसमें से समझ में आ जाएगा कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। 3 नारों में से आ जाएगा। मेरा पहला नारा होगा भ्रष्टाचार, और आप जवाब देंगे मिटाएंगे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। दूसरा नारा होगा काला धन, आप कहेंगे वापस लाएंगे। काला धन, काला धन। और ये दोनों बातें अगर हो जाएंगी, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, काला धन वापस आएगा, तो उसका परिणाम ये होगा कि एक नया भारत बन जाएगा। तो मैं कहूंगा भारत देश, आप कहें नया बनाएंगे। भारत देश, भारत देश। और नया जब भारत बन जाएगा, इस 21वीं शताब्दी में हम दुनिया की पहली पंक्ति में खड़े होने योग्य हो जाएंगे। तो फिर वास्तव में भारत माता की जय जय पुकारते हुए सचमुच आनंद आएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत